अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रिजल्ट के बाद आज हमारी पहली क्लास, तो क्या खबर है रिजल्ट की भाई? कैसा रहे रिजल्ट? पीछे जो पेपर दिए थे अच्छे रहे? चलें कोई माशाल्लाह। तो किस पेपर में खुदा ना खाता कोई तंग हुए बच्चे ज़्यादा जो बैठे हुए यहाँ पे इनमें से? MFA में? सीरियसली MFA में लोग तंग हुए? अच्छा, किस में तंग हुए? R1 में। क्या वजह है? सोचा किसी ने? क्या वजह बनी? R1 के पेपर के बाद ही मुझे खबरें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के जो फीडबैक थी बड़ा डिफरेंट, बड़ा टफ पेपर आया, काफ़ी बुरा हुआ। मैं भी ज़रा पिछले दिनों काफ़ी बच्चों से मुलाकातें होती रहीं, तो आई ट्राइड के पूछा जाए तो उसमें जो रीज़न जैसे समझ आई मुझे ज़्यादातर बच्चों की फीडबैक के बाद कि शायद जिस चीज़ से मैं आपको बचाना चाहता हूँ कि टू मच प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आप सिमिलर क्वेश्चंस करने के एक्सपर्ट बन रहे होते हो, और जब एग्जामिनर का पैटर्न थोड़ा सा पास्ट पेपर से हटता है तो आप फंस जाते हो। तो शायद मुझे लगता है R1 में एक बड़ी वजह ये बनी कि पैटर्न से पेपर हटा, कि जिस अंदाज में सवाल आते थे उस अंदाज में सवाल नहीं आए। तो अगर आपने पिछले सवालों को रोट स्टाइल ऑफ लर्निंग में सीखा हुआ था तो जब सवाल डिफरेंट आए, डिफरेंट अंदाज में रिक्वायरमेंट दी गई, तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे कोप अप नहीं कर पाए। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न होती है फेलियर की। जैसे मैं पिछली क्लास में खड़ा हुआ था, मैंने पूछा R1 में फेलियर की वजह क्या है, तो एक बच्चे की नज़र में फेलियर की रीज़न ये भी थी कि कैश फ्लो का सवाल नहीं आया। तो मैंने कहा बेटा फेल आप होते हो जो सवाल आते हैं उनकी वजह से, जो नहीं आते उस बेचारे ने आपको क्या तंग किया? जो आया ही नहीं उसका तो कसूर ही कोई नहीं, तो जो आए हैं उनकी वजह से फेल हुए। लेकिन दिस इज अ फैक्ट कि रियलिटी में अगर आपकी प्रिपरेशन पास्ट पेपर पैटर्न बेस्ड है और आपकी प्रिपरेशन गेस वर्क बेस्ड है तो इस तरह की चीज़ें आपको हर्ट कर जाती हैं। मैंने आपको जो चीज़ मैं सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ बताता रहूँ, बार बार आगे भी कहीं ना कहीं जिक्र आएगा। अवॉइड माइंड सेट्स। जैसे वो बच्चा जिसने कहा कि भैया कैश फ्लो का सवाल ना आने की वजह से फेल हुआ, तो शायद उसकी साइकोलॉजी जो है, मैंने आपको जैसे कहा है जी, सवाल आपने पेपर में जब जाना होता है तो पेपर्स में 3 घंटे 15 मिनट को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आपको हमेशा आसान सवालों से मुश्किल सवालों की तरफ जाना चाहिए। अब मैंने गाइडलाइन दे दी आसान सवाल से मुश्किल सवाल की तरफ जाना है। अब बच्चा दिन में कहता है अच्छा सर इन्वेस्टमेंट पेपर का सवाल आसान होता है तो यही करें सबसे पहले, इसका मतलब है। मैंने कहा भाई पास पेपर में तो इन्वेस्टमेंट पेपर आसान होता था, क्या गारंटी है कि आपको भी आसान ही आएगा? हो सकता है आपको ये सबसे मुश्किल सवाल है, लेकिन बच्चा माइंड घर से बना के जाता है, क्योंकि समहाउ हम सोचने से कतराना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्री डिसाइडेड चीजें हो, 2 जमा 2 4 में पता हो कि पहले ये करेंगे बाद में वो करेंगे फिर ये करेंगे। तो यही अंदाज वहां पे था कि बच्चा घर से सोच के कहता है कैश फ्लो का सवाल आना है और टिका के आना, मैं तो बेतहाशा तैयारी कर ली, 20 नंबर का सवाल होगा, 20 में से 20 लेने। तो जनाब जाते ही भाई साहब ने देखा होगा कैश फ्लो का सवाल 20 नंबर कहाँ गए मेरे, तो कैश फ्लो का सवाल नजर नहीं आया तो उसको लगा लो 20 तो गए, तो पहले 50 की तैयारी करके आया था 20 तो गए, तो पास कहाँ से होना है? तो वहीं से आपका मोरल गिर जाता है। सो अवॉइड माइंडसेट। एग्जाम में माइंडसेट ना लेके जाओ, अपने दिमाग को खुला रखो, सोचने की आदत डालो। बी प्रिपेयर्ड कि वहां पे हम जाएंगे, पेपर पढ़ेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, फिर वहां पे सोच के फैसला कर लेंगे। घर से हर चीज लेके नहीं जानी। तो मेन इशू रहता है कि स्टूडेंट्स दे ट्राई टू फाइंड वेज के सोचना ना पड़े। जैसे एक साथी आपका ये भी सोचने से बचने की बड़ी कोशिश करता है, कहता है कि 10 जो हमेशा ऐसे ही करेंगे तो जान छूट जाए हमारी, है भाई? यही बात है, तू इसलिए कहता है हमेशा जब एक ट्रीटमेंट सीख लिया हर सवाल ऐसे ही होगा? नहीं, हर सवाल एक ट्रीटमेंट से नहीं होता। हर सवाल को पढ़ के सोच लेना उसके बारे में, हो सकता है उसमें कोई वेरिएशन आ जाए। तो मेन वजह मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी कमी रह जाती है। आप माइंड को अपने ऊपर नहीं रखते, उसको पैरामीटर्स बाउंड्रीज में सेट करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो अच्छा यहाँ पे अब जी बेटा मल्टीपल टॉपिक क्वेश्चन में टेस्ट होके आ जाए और आपसे टैकल ना हो, उसकी वजह बेटा ये होती है कि हम अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट पेपर ही पढ़ाऊँ, हमने भी पढ़ा है, हमने इसको टुकड़ों में पढ़ा। हमने डिस्काउंटिंग अलहदा सीखी, हमने इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को अलहदा इलस्ट्रेशन से सीखा, वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट को अलहदा इलस्ट्रेशन से सीखा, टैक्सेशन को हमने अलहदा डील करना सीखा, और फिर सवालों पे आए, सवालों में ये तीनों चीज़ें मिलकर आ गई। अगर हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे ग्रिप है कॉन्सेप्ट वाइज, वो कंपोनेंट जब मिक्स होकर आते हैं तो हम उनको हैंडल कर पाते हैं, अगर हम उनसे डरते नहीं हैं। हमारे बच्चे क्या होते हैं, जब क्वेश्चन पैटर्न से हट के आता है घबरा जाते हैं। पहली बात, तैयारी में कोई कमी होती है, हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरह नहीं पढ़ा होता। फिर जब पैटर्न से सवाल हट के आता है तो हम घबरा जाते हैं। अनसीन क्वेश्चन को हम समझते हैं ये नॉट डूएबल क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर बच्चे, हम एक एकेडमिक्स में टर्म यूज होती है एग्जाम में स्पॉटिंग, हम स्पॉटिंग के आदी होते हैं। पास पेपर प्रैक्टिस जब आप टू मच करते हो, मैंने आपको कहा कि भाई लर्निंग करो किताब से, रीडिंग से, इलस्ट्रेशन से, रिवीजन करो किताब से, इलस्ट्रेशन से, फिर प्रैक्टिस भी करो, लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस ऐसे चलो। जब आप टू मच प्रैक्टिस करते हो, कॉन्सेप्ट कहीं पीछे रह चुके होते हैं, तो फिर आप स्पॉटिंग के एक्सपर्ट बनते हो। और स्पॉटिंग क्या होती है कि एग्जाम में जब आप सवाल पढ़ रहे होते हैं ना, अब सवाल के इश्यूज नहीं आइडेंटिफाई कर रहे होते, आप सवाल की सिमिलैरिटी चेक कर रहे होते। ये सवाल ये स्प्रिंग 2000 वाला है, ऑटम 17 से मिलता है, किससे मिलता है ये सवाल? अगर तो सवाल मिलता नजर आया आपको तो आप उसका सोल्यूशन दिमाग में क्रिएट करके छाप देते हो, वो स्टेप छाप देते हो विदाउट रियलाइजिंग एट टाइम कि भाई ये मिलता जुलता सवाल है, सेम सवाल नहीं है, इसमें कुछ ना कोई वैल्यू उसने बदली नहीं है। और जब आपका सवाल स्पॉट नहीं होता, मैच नहीं होता, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देखता है कि भैया इंपॉसिबल है, ये डूएबल नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी ही इस अंदाज में की हुई है।
आपने सवाल पे सवाल कर करके अपने आप को स्पॉटिंग किससे सवाल करने का आदी बनाया हुआ है कि भाई क्योंकि अक्सर बच्चे इवन क्लास में भी सवाल मुझसे पूछ लेते हैं, सर ये सवाल फलाने जैसा है ना, तो वहाँ पे तुमने ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो फिर इनको बताना पड़ता है बेटा वहाँ पे ये जुमला नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, इस वजह से ये ट्रीटमेंट फर्क है। आप ये स्पॉटिंग आपकी हर वक्त चल रही होती है, और वजह आप जब स्पॉट कर लेते हो ना ये वैसा सवाल है, तो रीडिंग पे आपकी तवज्जो नहीं रहती, आपकी सारी तवज्जो चले जाती है उसका सोल्यूशन कैसे किया था हमने, वो ध्यान में लेके आओ, वो छाप रहे हैं हमने यहाँ पे। आप ये नहीं देख रहे भाई इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, यहाँ पे क्या क्या फैक्ट्स दिए गए हैं विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चन, उसकी वजह से हमारा सोल्यूशन डिफरेंटली कैसे प्लान होना चाहिए, आप इस पे नहीं रहते। तो सी एजुकेशन में जिस तरह ट्रेंड एग्जामिनर चेंज कर रहा है, मैं तो हमेशा से ये कहता हूं कि भाई समझ के पढ़ना ही जरूरी है। मतलब सीफैप तो होता ही समझ के पढ़ने से है, कैफ फिर रटे के सर पे कुछ ना कुछ कर जाते थे बच्चे, बट अब आई कैप के पेपर सेटर ने इसको भी थोड़ा मुश्किल कर दिया है। यहाँ पे भी रट्टे की मदद से पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, समझ के पढ़ना और रीडिंग की हैबिट होना ये ज्यादा अहम होता जा रहा है कैफ में भी। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि हमने रट्टे से दूर रहना है, समझ के पढ़ना है, और क्वेश्चन को नोट्स को पढ़ते हुए घबराना नहीं है, बल्कि पढ़ने की आदत डालनी है। ठीक है, जितनी आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी उतनी आपकी परफॉर्मेंस पेपर्स में अच्छी होती जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अभी यहाँ पे माशाल्लाह काफी ज्यादा बच्चे हमारे कॉस्ट के मेरे से पढ़ के बैठे हुए हैं, तो इन जनरल कैसा रिजल्ट रहा कॉस्ट का? दाएं बाएं मुझे जो समरी मुझे दी गई उसमें तो माशाल्लाह अराउंड हमारा कॉलेज का रिजल्ट 70% के अराउंड रहा है, विच इज वेरी गुड। आई कैप का भी 755 में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे इदारे का माशाल्लाह 70% के अराउंड रिजल्ट रहा है, जो कि आप अपने दाएं में अगर चेक करोगे तो 10 में से 7 बच्चे ऑन एवरेज पास हुए, विच इज वेरी इंकरेजिंग माशाल्लाह। और सीफैप के कैफ सिक्स के बारे में क्या खबर है, को पता लगा सीनियर से इसका रिजल्ट कैसा? इसका रिजल्ट वैसे आई कैप का तो कितना 50%, वो भी ग्रुप बी के लिहाज से माशाल्लाह काफी अच्छा है, और हमारा डेफिनेटली कॉलेज का इससे डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन पेपर बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ग्रुप ए में इन जनरल कैफ 3 वाज द इजीएस्ट पेपर, बाकी पेपर पैटर्न से थोड़े हटे थे और मुश्किल की तरफ हटे थे आप लोगों की हिसाब से, लेकिन ग्रुप बी ओवरऑल आसान आया इस दफा, ऑन एवरेज जैसे पेपर आते। तो रिजल्ट भी हम देखते हैं ग्रुप बी में हमारा बड़े अच्छे रहे, ऑडिट में ही सबसे लो है जहां पे शायद 35 है, बाकी सी लॉ में 55% रिजल्ट है, R1 में 42 है, R2 में 42 है, और कैफ 6 में माशाल्लाह में उसमें 50% है। तो इन जनरल एवरेज पिछले सालों के मुकाबले बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं। ये तो आई कैप के रिजल्ट है, और हमारे माशाल्लाह ऑलमोस्ट जैसे मुझे लगता है कि मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो कैफ 6 में भी अराउंड 60% हमारा रिजल्ट रहा है। कैफ लॉ के एक बैच का तो माशाल्लाह 83% रिजल्ट हमारे यहाँ पे आया है, लॉ के एक बैच का। लॉ का वैसे तो 55% वैसे रिजल्ट बेहतर है, लेकिन एक बैच का माशाल्लाह 83% हमारे यहाँ पे रिजल्ट आया है, एक का शायद 60% भी रिजल्ट आया है। तो इस तरह हमारे डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट रिजल्ट आए हैं। तो बहरहाल ये तो थी बातें पिछली, और आगे की बात मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि जरूरी है खुदा न खास्ता जो फेलियर्स अगर किसी बच्चे के आए हैं तो स्ट्रेटजी सोच समझ के अच्छे अंदाज में बनाई जाए। बाज़ औक़ात हम गलत स्ट्रेटजीज बना लेते हैं सोचे समझे बगैर। जैसे भी इसी दौरान मैं कुछ बच्चों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो बड़े लगता हमें ऐसे कुछ बच्चे फेलियर के ऊपर काउंसलिंग लेने जैसे आए थे, कल काफ़ी बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, तो बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ कि रॉन्ग एंड पुअर डिसीजन मेकिंग बच्चों के एंड पे ये बहुत बड़ी वजह होती है फेलियर की। और मतलब ऐसे एब्रप्ट डिसीजन, ऐसे अजीब से डिसीजन, बच्चे से पूछना भी अच्छा स्टोरी तो सुनाओ, सब्जेक्ट फेल हुआ है, सब्जेक्ट की स्टोरी सुनाओ, पिछले 5 महीने किया क्या सब्जेक्ट का। तो इतनी एब्रप्ट स्टोरीज होती हैं कि जी फलाने टीचर से मैंने पढ़ना शुरू किया, 2 महीने क्लासेस ली, मैं क्लासेस में रेगुलर, जैसे एक स्टोरी होती है कि क्लासेस में थोड़ा रेगुलर नहीं था, मैं क्लासेस थोड़ी मिस होना शुरू हो गई मुझसे, मैं कैचअप नहीं कर पा रहा था, फिर एक टीचर का फलाना क्रैश बैच आ गया, मैंने स्विच कर लिया उस टीचर के पास, उसने 1 महीने में कोर्स खत्म करा दिया, और उसके बाद फिर मैं फेल हो गया। तो अब अजीब सा, और टीचर भी कौन से कहाँ पे एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ रहे हैं और कहाँ पे एक कैफ क्वालिफाइड बंदे से आप क्रैश कोर्स पढ़ने आ गए हैं। मतलब अजीब इतने एब्रप्ट डिसीजन। मैंने कहा यार कुछ खुदा का खौफ करो कि एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंट टीचर से तुम पढ़ रहे थे, किसी और इदारे की बात कर रहा था, वो एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंट टीचर से पढ़ रहे थे, जैसा मर्जी था चार्टर्ड अकाउंट था, एक 10-12 साल का तजर्बे वाला टीचर था, और उसको छोड़ के आप एक किसी कैफ पास बंदे के पास क्रैश बैच लेने आ गए। ये तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो इसके बाद हम रो रहे को मैं फेल हो गया, तो भाई फेल भी कितने हुए, एक सब्जेक्ट में 13 नंबर, एक सब्जेक्ट में 23 नंबर, और ये वो है जिस बंदे ने गारंटी देकर उनको बुलाया, इसके साथियों ने गारंटी देकर जाता भी उस बंदे से क्रैश कोर्स पढ़ ले, गारंटी पास है तेरा, और गारंटी का नतीजा निकला 13 नंबर और 23 नंबर। तो ये गारंटी पास के नतीजे में ये भाई साहब यहाँ पहुंचे। तो भाई शॉर्टकट सक्सेस के कभी नहीं मिलते। जो भी आपको शॉर्टकट का लारा दे रहा है, समझ लो वो धोखा दे रहा है, गलती कर रहा है। और स्पेशली अगर शॉर्टकट का लारा देने वाला और वो सप्लायर जो है सर्विसेज का वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है, तो बी प्रिपेयर्ड कि भाई आपका कोई धोखा हो रहा है और रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो जरा ख्याल किया करो, इस तरह के फैसले मोहतात रह के किया करो। अगर कोई फैसला करना है, प्रॉब्लम आ जाती है, गलती हो जाती है आपसे, अगर कोई गलती हो गई है तो रिवर्ट टू योर मेंटोर, टीचर, किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास, आइडियली फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर, उससे मशवरा करो। जैसे मैं अगर मिसाल एक पिछले सेशन की मिसाल, पिछले इसी सेशन की मिसाल है, मेरे पास अभी पिछले सेशन में एक बच्चे ने मुझसे पढ़ा, कॉस्ट ही फेल्ड, शी इनफैक्ट द गर्ल शी फेल्ड। अब उसने नॉर्मली मैं जैसे एडवाइस करता हूं भाई अगर फेलियर आ जाए तो खुद पहले सोचो फेल क्यों हुए, फिर टीचर से जरूर मिलो जाके, उससे डिस्कस करो ताकि फेलियर की वजह पता लगे, उस पर काम करके पास हुआ जाए। फेलियर की वजह पता नहीं लगी तो पास नहीं हुआ जाएगा। तो उस बच्ची ने गलती की, उसने ना खुद सोचा ना वो मेरे पास आई, वो किसी और टीचर के पास जाके पढ़ने बैठ गई कि जी चलो कोई टीचर बदल लेते हैं, जो अक्सर इजी सोल्यूशन होता है ना, बार टीचर पे फादर टीचर की गलती है तो पढ़ लेते हैं किसी और टीचर से, वो किसी और टीचर के पास पढ़ने बैठ गई।
अब उस टीचर से उसकी क्लासेस आखिरी मंथ में एंटर हुई तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो रियलाइज हुआ और फिर वो यकीन में बदल गया कि भाई जो चीज़ें, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का अंदाज फर्क होता है, वो भी बड़े सीनियर टीचर थे, मैं नहीं कहता वो ठीक नहीं पढ़ाते, लेकिन अंदाज फर्क था, मेरा अंदाज कुछ और था, उनको कुछ और था। वो कहते सर जो आपने पढ़ाया हुआ था ना मैं वो भी भूल चुकी हूँ, पहले तो मैंने फिर 40s में नंबर ले लिया था, इस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना कि मुझे लग रहा है कि मुझे पेपर में बैठना नहीं चाहिए, मैं बैठी तो परमानेंट फेलियर मुझे मिलेगा, पक्का फेल और 20 वाला फेल मुझे मिलने वाला है। तो फिर मैंने उस बच्चे को बुलाया, उसको मैंने पूछा कि भाई ठीक है अब हम रिजल्ट के 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कहानी वहीं से शुरू करते हैं, मसला क्या हुआ, फेल हुई क्यों थी, इस चीज़ को भूल जो आपने जिससे पढ़ा उससे आपको कंफ्यूज किया, अज्यूम करो आपने पढ़ा ही नहीं, दोबारा हम पीछे जाते हैं फेल क्यों है, शी गिव मी द रीजन, सर मैंने ये किया था ये किया था ये किया था। आई पॉइंटेड आउट बेटा आपके ये 2 मसले हैं, इन 2 मसलों पे आप काम करो, छोड़ दो, आप अगले जो महीना डेढ़ रह गया उसमें इस अंदाज में पढ़ो, ये 2 मसले हैं इन पे इस अंदाज में काम करो, आपका इंशाल्लाह सब्जेक्ट पास होना चाहिए। और फॉरगेट कि आपने नहीं बैठना, गलती होगी जैसे भी हुआ, परेशान हो कोई बात नहीं, इसको एक्स्ट्रा महीने से कवर कर लेंगे, हो जाएगा। एंड शी लकीली एक्टेड अपॉन दैट एडवाइस एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसका परसों जो 3 दिन पहले मैसेज आया रिजल्ट के साथ शी पास्ड, और उसने वही इसी बात शुक्रिया जाके सर अगर मैं आपसे ना मिलती तो शायद मैं पेपर ना देती और मैं अपने 6 महीने ज़ाया करती। तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगा, नॉट सेइंग कि मुझे मिले, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं सबसे मिल सकूँ, लेकिन आप मिलें उससे जो आपकी मदद कर सकता है, और वो यकीनन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीनियर और एक एजुकेशन सेक्टर से होना चाहिए। आपके दोस्तों से मैंने पहले अकाउंट से मदद लिया कीजिए, उनसे मशवरा ना लिया कीजिए, ठीक है, मशवरा आप सीनियर से लिया कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एजुकेशन सेक्टर से लिया कीजिए। ज़्यादातर चांसेस यही है कि इंशाअल्लाह वो आपसे सिंसियर होंगे और आपको मुखलसाना मशवरा देंगे, उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना होगा, ज्यादातर चांसेस यही है, बहरहाल हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के बगैर आपके मुफाद में आपको मशवरा देगा अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप मिलेंगे तो इंशाअल्लाह, ठीक है। सो स्टेज पे अक्सर बच्चे होते हैं पेपर सिलेक्शन के बारे में हम ये करें वो करें, या अदरवाइज अपने प्लान को चेंज करने के बारे में, तो आई विल स्टिल एडवाइस उसका मशवरा भी फाइनल करने से पहले जरूर अपने किसी टीचर से मशवरा डिस्कस करके बात करके फिर ये फैसला कीजिएगा ऑन योर ओन, या अपने किसी साथी के कहने पर कोई ऐसा डिसीजन ना लिया करें जिससे आपकी जिंदगी के 2, 4, 6 महीने कीमती दाएं बाएं हो रहे हों। अच्छा जी, कमिंग बैक टू अगेन कैप 6, कैप 6 में बाद में मतलब आपको क्लियरली होना चाहिए कि अच्छा कल एक अजीब आवाज़ चल पड़ी थी बीच में कि बजटिंग भी निकल गया हमारे सिलेबस से। मुझे बच्चों का मैसेज आज सर ये देखें कुछ बच्चों ने भेजा, हो सकता है कोई हो गई सर किताब आ गई नहीं, किताब में तो बजटिंग का चैप्टर भी निकाल दिया। तो मैंने कहा बजटिंग का चैप्टर निकाल दिया, जो किताब है सिलेबस तो वही होता है, फिलहाल जो हमें सिलेबस दिया गया तो उसमें तो बजटिंग का चैप्टर नहीं निकाला गया था, उस चैप्टर का कंपोनेंट निकाला था, शुरू का 10%, 2, 4, 5, 7 सफ़ों का, तो चैप्टर तो नहीं निकाला था, कहता था ये कंटेंट देख लें है नहीं बजटिंग का चैप्टर। तो मैंने वेबसाइट खोली, मैंने कहा मैं डाउनलोड कर लेता किताब, मैं किताब डाउनलोड करूँ तो वो पिछली किताब आ जाए मेरे सामने, और 2 दफ़ा ट्राई की वो पिछली किताब भी आई जाए, मैंने कहा यार मेरे पास तो पिछली किताब आ रही, तुम्हारे पास कौन सी किताब है, नहीं भेजो तो सही, उसने मुझे फटाफट भेज दी। अब फिर जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता नहीं लगा कि शायद वो किताब जो बच्चे ने मुझे भेजी वो आईकैप ने गलती से अपलोड कर दी थी, और जैसे आईकैप को एहसास हुआ हमने गलती से अपलोड कर दी, इसमें बजटिंग का चैप्टर मिस हो गया, वो किताब फौरन उतार ली। तो बहरहाल बात शायद यही है, अब इंशाअल्लाह आजकल में अपडेट होकर किताब दोबारा आ जाएगी, चांसेस जैसे यही हैं जो सिलेबस में बताया गया था कि बजटिंग इज इन सिलेबस, वही बात है कि हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर निकला और बजटिंग के चैप्टर का एक हिस्सा, तो 5-7 सफ़ों का हिस्सा था वो निकला है, बाकी सिलेबस वही है जैसे हमारी बात हुई है, कंफर्म हो जाएगा किताब आएगी तो उससे, और अगर कोई किसी और चैप्टर में कोई वेरिएशन अगर किताब ने प्रपोज की तो उसको भी हम इंशाअल्लाह अपनी डिस्कशन में क्लासरूम में कवर कर लेंगे। चांसेस तो ये हैं कि और कोई वेरिएशन आने वाली नहीं है, लेकिन स्टिल बुक आएगी तो उसमें क्लैरिटी हमें मजीद मिल जाएगी, तो जैसे उम्मीद है कि एक आध दिन में वो किताब हमें मिल जाएगी तो उसके साथ चलेंगे। तो फिलहाल जो बजटिंग की कहानी थी शायद वो एक एरर ही है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के चैप्टर पर चल रहे थे जी, और इसमें हम करते करते क्वेश्चन पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो अब 2-3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं जी, इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, मुझे लगता है कि हमें 1-2 दिन क्वेश्चन पे लगने हैं, 1-2 दिन हम MCQs पे लगाएंगे, होम असाइनमेंट में आपको MCQs मिलेंगे, बल्कि उसकी डिस्कशन में अगर कोई रिक्वायर्ड होगा तो हम उस पर एक दिन लगाएंगे, अलॉन्ग विद आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी रहती है, तो प्रॉब्ली अनदर 3। आज का दिन है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बाय सैटरडे वी विल बी प्लानिंग टू फिनिश दिस चैप्टर, या मैक्सिमम अगर ओवररन हुआ तो थोड़ा सा पार्शियल ओवररन होगा नेक्स्ट वीक में। इन एनी केस नेक्स्ट वीक से हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गॉफ लिमिटेड, ऑटम 18 का क्वेश्चन 5 है। ऑटम 18 क्वेश्चन 5 गॉफ लिमिटेड, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जी। यहाँ पे इसके 2 हिस्से हैं जी, पार्ट ए 3 नंबर, ये पार्ट ए रिलेट करता है हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप जाएंगे तो यही हेडिंग हमारी किताब में नोट्स का हिस्सा है, हमारी डिस्कशन में आ जाएगी, वहाँ पे कवर हो जाएगी। फिलहाल हम पार्ट बी पे फोकस करने लगे जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेट करता है। 17 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एडवाइज वेदर GL शुड एक्वायर द न्यू प्लांट। IRR मेथड से बताइए क्या कंपनी को प्लांट लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग इसकी। गॉफ लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिंगल प्रोडक्ट स्मार्ट एक्स। The existing manufacturing plant is being operated at full capacity, but the production is not sufficient to meet the growing demand of SmartX. GL is considering to replace it with a new Japanese plant. Old plant को नए plant से replace करने की बात हो रही है। Production capacity of the new plant would be 50% more than the existing plant. To assess the viability of this decision, the following information has been gathered. Purchase and installation cost of new plant would be 500 million and 25 million respectively. Supplier would send a team of engineers to Pakistan for final inspection of the plant before its commissioning. It is commissioned. 50% of the total cost of 12 million to be incurred on the visit would be borne by supplier GL. ठीक है जी। So 500 प्लांट की कॉस्ट है, 25 इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा है, 12 इसकी इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, लेकिन इस 12 में से आधे सप्लायर बियर करेगा, तो हमारे लिए रेलेवेंट 6 है इसमें।
As a result of installation of new plant, fixed cost other than depreciation would increase by, ये सवाल को ध्यान से पढ़ा करें, उसने इंक्रीज बाय, डेप्रिसिएशन के अलावा खर्चा इंक्रीज बाय 30 है, कुछ सवालों में इंक्रीज 2 लिखा होता है, ठीक है, तो ख्याल रखना होता है बाय या 2 को ध्यान से पढ़ना होता है। बाय का मतलब इजाफी खर्चा 30 है। Existing plant has an estimated life of 10 years and is in use for the last 6 years. Plant's tax carrying value is 50 million. A machine supplier has offered to purchase the existing plant immediately at 45 million. तो existing plant हम 45 million का बेचेंगे। During the latest year, 6 million units were sold at an average selling price of 550 per unit. Variable manufacturing cost was 450 per unit. GL expects that it can increase the sales volume by 25% in the first year after the plant's installation. Thereafter, sales volume would increase by 4% per annum. The new plant would be depreciated under the straight line method. The tax depreciation is calculated on the same basis. The residual value of the plant at the end of its useful life of 4 years is estimated at 60 million. Applicable tax rate is 30% and tax is paid in the year in which the liability arises. Rate of inflation is estimated at 5% per annum and would affect the revenues as well as expenses. GL cost of capital is 12%. All receipts payment would arise at the end of the year except cost of setting up plant which would arise at the beginning of the year. It may be assumed that new plant would commence operation at the start of year 1. नीचे जी ये हमारे पास आ गया सारा डाटा इस प्रोजेक्ट का और हमसे कहा गया है IRR मेथड से इस ऑप्शन की फिजिबिलिटी असेस कीजिए। प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 में नजर आ रही है और लाइफ है 4 साल, टैक्स सेम ईयर में। इसका मतलब हमारे कैश फ्लो जाएंगे 0 से 4 तक और फिर मिलियंस में डाटा है तो वैल्यूज हम सारी मिलियंस में ही अरेंज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। हम पहले फॉर्मेट बनाते हैं फिर हम साथ साथ डाटा पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को मैनेज करते जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्रिप्शन 0, 1, 2, 3 एंड 4। हम कैश फ्लो जो लेते हैं, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज तो यहां नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और फिर हम लेंगे टैक्सेस। दैट्स इट। इसके बाद यहां पे क्लोज करते हैं ये बात। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं जनरली सवाल जब भी मैं शुरू करता हूं तो मैं फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे मैंने रोज यहां पे ड्रॉ कर दी क्या क्या मैंने लाइन करनी है। मैं आपको जनरली एक एडवाइस कर चुका हूं कि रूलर यूज किया कीजिए, कॉलम बनाया कीजिए, लाइंस ड्रॉ करके टेबल में डाटा प्रेजेंट किया करें। दूसरी बात, आप एक आदत अपनाइए कि जब आप डाटा को इस टेबुलर शेप में या कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो एक एक रो छोड़ के लिखने की आदत डालिए। मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं उसके। एक तो कभी कोई गलती हो जाए, फिगर रिवाइज करनी है तो आपका जगह क्रॉसिंग करके ऊपर फिगर लिखने की जगह होती है। दूसरा, कभी कोई आइटम मिस हो जाती है तो आपका स्पेस है जहां पे आप आसानी से एक प्रेजेंटेबल वे में, रिस्पेक्टेबल वे में फिगर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो फिगर्स को छोड़ छोड़ के लिखने के मल्टीपल फायदे हैं। और तीसरी रीजन इसकी बनती है कि जब आप जगह छोड़ छोड़ के लिखते हो तो प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है। अक्सर बच्चों की हमारी राइटिंग स्पीड मेरी तरह की होती है, राइटिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, स्पीड में लिखते हैं तो क्वालिटी और खराब हो जाती है। तो जब लाइन छोड़ छोड़ के लिखा होता है तो एग्जामिनर के लिए बुरी हैंड राइटिंग को भी समझना पढ़ना आसान रहता है। तो प्रेजेंटेशन में भी उसकी थोड़ी ना कोई बेहतरी आ जाती है। सो फॉर मल्टीपल रीजन आपको आदत बनानी चाहिए छोड़ छोड़ के लिखने का। वेल, यहाँ पे हम लाते हैं नेट कैश फ्लोज और फिर हमें डिस्काउंट फैक्टर 2 चाहिए होंगे। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 है, एक हम 5% का ले लेंगे और एक 15 या 20 जो मर्जी ले लें, हमें फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट वैल्यू एट 5%, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 5%, ये 5% की कहानी पूरी करेंगे और फिर हम इसी अंदाज में पीछे नीचे 15% की बना लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर एट 15%, प्रेजेंट वैल्यू एट 15% और नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15% और फिर इसके बाद इंटरपोलेशन से IRR ले लेंगे। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमने अगर ये प्रोजेक्ट शुरू करना है तो 0 में हमारी जेब से कितना पैसा निकलेगा। पॉइंट नंबर 1 से बात शुरू होगी। पॉइंट नंबर 1 में हमें अच्छा, इसका एक और चौथा फायदा, छोटी छोटी वर्किंग यहाँ पे दे पाते हो। जगह अगर खाली है ना, वर्किंग यहाँ दे पाओगे तो जनाब इसकी मैं वर्किंग अगर करना शुरू करूँ 500 मिलियन की कॉस्ट प्लस 25 मिलियन की इंस्टॉलेशन प्लस 12 मिलियन का 50%, ठीक हो गया जी। ये मेरा प्लांट खरीदने के लिए मेरी जेब से जो जाएगा, माइनस अगर मैंने नया प्लांट लेना है तो पुराना प्लांट बेचना है तो पुराने प्लांट को बेच के कितने पैसे मिलने हैं। पॉइंट नंबर 3 45 मिलियन। पॉइंट नंबर 3 45 मिलियन हमारे किसी सप्लायर ने ऑफर किया, भी पुराना प्लांट हमें 45 का दे दो, ठीक हो गया। तो जनाब 45 मिलियन की हमें रिकवरी हो जानी है। इसका मतलब मेरे 0 में कितने पैसे जेब से जाने हैं, टोटल कीजिए जनाब इसका 486। लीजिए जी, ये 0 में आउटफ्लो आ गया। हम यहाँ पे कैश फ्लो लेते हैं कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट हमने करना है तो हमारी जेब से कितना पैसा जाएगा। हमारी जेब से नेट 486 जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट है एक मशीन की रिप्लेसमेंट का।
पुरानी मशीन ऑलरेडी चल रही है हमारे पास, तो हमने पुरानी मशीन बेच के नई लानी है। तो अगर हम बेच के नई लाएंगे तो हमारी जेब से नेट इतना पैसा जाएगा। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में आसानी से अवेलेबल है। किस पॉइंट में? पॉइंट नंबर 5 में 60 मिलियन 4 साल बाद, यह लीजिए जी रिकवरी आ गई। अब हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पर जाना है, इसके लिए हम वर्किंग वन बनाएंगे। टैक्सेस है, वर्किंग वन की एक्सटेंशन में हम इसको बना लेते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। अच्छा जी, हमें जो इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बारे में दी गई है, एक वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम पे इंफॉर्मेशन है कि जी हमने करंटली सेल वॉल्यूम जो अचीव किया था वो कितना था भाई। ये नोट नंबर 4 में ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर 6 मिलियन यूनिट्स हमने बेचे, और इसके बाद इंक्रीज उसने बता दिया भाई पहले साल 25%, आइंदा 4 साल में, और उसने प्राइस भी बता दी और इन्फ्लेशन और वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी, और साथ हमें कहीं फिक्स कॉस्ट का जिक्र भी कर दिया। तो प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट बनी कंट्रीब्यूशन, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे सालाना कंट्रीब्यूशन, और फिर लेस करेंगे उसमें से फिक्स कॉस्ट। तो ये नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अलावा तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक कैच है जिसको बहुत से स्टूडेंट ने, जो एग्जामिनर कमेंट में भी हमें नजर आएगा, मिस किया। दिस इज नॉट इनिशिएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। ऐसा ही है, मतलब अगर हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हम ऑलरेडी कितना बेच रहे हैं? 6 मिलियन यूनिट्स तो हम बेच रहे हैं ऑलरेडी इस इन्वेस्टमेंट के बगैर। तो भाई ये जो बखेड़ा डाल रहे हो इसके बगैर ही 6 मिलियन बिकता है, तो भाई इस बखेड़े के साथ कितना बिकता है, दैट इज रेलेवेंट यूनिट्स। ठीक है, तो हमें जो यूनिट्स लेने हैं, मैं अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वर्किंग पे जाऊं, वर्किंग 1, 4 साल लाइफ है तो 4 साल का डाटा 1, 2, 3 और 4। मैं अगर एनुअल सेल्स मेजर करूं यूनिट्स इन मिलियन में, तो मुझे बताया गया है कि मेरे पहले साल जो यूनिट्स बिकेंगे वो 6 मिलियन में 25% इजाफे के साथ कितने बनते हैं? 7.5 मिलियन बिकेंगे, और उसके बाद मेरे बिकेंगे लास्ट ईयर सेल में 4% इजाफा। ठीक है, तो दूसरे साल कितने बिकेंगे? 7.8, तीसरे साल 8.11, चौथे साल 8.44, 44 में काफी फर्क है, 8.44। अच्छा जी, ये तो है मेरी एनुअल सेल। अगर मैं नया प्लांट लगाऊंगा तो मैं ये यूनिट बेच पाऊंगा, लेकिन क्या ये सारी सेल मेरी इस नई प्लांट की वजह से है? आंसर इज नो। 6 तो मैं पहले ही बेच रहा था। नए प्लांट की वजह से जो सेल आएगी, इसमें से 6 मिलियन निकाल दो, 6 मिलियन तो पहले ही बेच रहा था, तो नए प्लांट की वजह से जो मैं सेल हासिल करने जा रहा हूं वो है जनाब ये है रेलेवेंट या इंक्रीमेंटल सेल, जो कि हमारे लिए रेलेवेंट बनेगी। इंक्रीमेंटल सेल वॉल्यूम 1.5 मिलियन, 1.8 मिलियन, 2.11 मिलियन, 2.44 मिलियन, यह है हमारा इंक्रीमेंटल सेल वॉल्यूम। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने सेल वॉल्यूम्स इसको ट्रीट कर दिया, विच इज रॉन्ग। नया प्रोजेक्ट लगा रहे होते तो फिर यस 7.5 मिलियन सारे का सारा सेल वॉल्यूम हमारे लिए नए प्रोजेक्ट की वजह से होता, बट ये नया प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, ये प्रोजेक्ट अपग्रेड हो रहा है, तो प्रोडक्ट अपग्रेडेशन पे पैसे लग रहे हैं। ये अपग्रेडेशन के इतने पैसे हम लगा रहे हैं, तो अपग्रेडेशन के जो पैसे लग रहे हैं, तो हमने सेल्स भी अपग्रेडेशन की वजह से जो आई वो लेनी है। अपग्रेडेशन की वजह से जो सेल आई दैट इज रेलेवेंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन इन्वॉल्व है, सही है ना? क्वेश्चन में इन्फ्लेशन इन्वॉल्व है और टैक्सेस भी हैं, तो हमें मनी कैश फ्लो अप्रोच से चलना है, डिसाइडेड है। अब मनी कैश फ्लो अप्रोच से चलना है तो क्वेश्चन सबसे पहले आता है भाई पहली इन्फ्लेशन कब लगेगी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि किधर गया डाटा, नीचे है पॉइंट नंबर 7 में, तो इन्फ्लेशन बताया ना, वो कॉस्ट का डाटा किधर है, पर यूनिट डाटा, प्राइस एंड कॉस्ट, पॉइंट 4 में, ये बिल्कुल आ गया जी। हमें उसने कहा है कि प्राइस 550, वेरिएबल कॉस्ट 450, हमने अब लगा, मतलब कंट्रीब्यूशन बना 100, अब हमने लगानी है इस पे इन्फ्लेशन, तो 1 से या 2 से? भाई इन्फ्लेशन कब लगनी है वो तो डिपेंड करता है क्या ये डाटा रियल टर्म में है। तो हमने कहा था, अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी थी। हमने कहा जी एग्जामिनर जब भी प्राइस या कॉस्ट का डाटा देता है उसके साथ लिखता है प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर या प्राइस इन रियल टर्म। अब ये तीसरा केस आ गया, अब इसके साथ प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर नहीं लिखा हुआ, प्राइस इन करंट टर्म भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन एवरेज सेलिंग प्राइस ड्यूरिंग अ लेटेस्ट ईयर, पिछले साल की प्राइस है भाई, ये पिछले साल की प्राइस है, तो पिछले साल इज एज गुड एज रियल। हमें तो पहली प्राइस 1 की चाहिए ना भाई, ये पिछले साल की प्राइस है, पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट है, हमने तो पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1 में मेजर करना है, तो 1 में जब जाओगे, पिछले साल से 1 में आओगे तो इन्फ्लेशन लग जाएगी। यहां पे इन्फ्लेशन इट इज एज गुड एज रियल केस। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो यहां पे बनेगा 550 माइनस 450 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर n,
ठीक है, और n 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पहला, अब ये मैं रुपीस में ले रहा हूं, यहां तक यूनिट्स मिलियन में थे, ये रुपीस में लिए, कितना बना 105 जी। नेक्स्ट 0.25, नेक्स्ट 0.55 लीजिए जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन यहां से आएगा, एनुअल कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि यूनिट्स मिलियन में है तो एनुअल कंट्रीब्यूशन रुपीस इन मिलियन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो एनुअल कंट्रीब्यूशन रुपीस इन मिलियन में 157.50, 190.45, 0.25, 296.58। लीजिए जी, ये एनुअल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से क्या करेंगे हम, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट भी हमें चाहिए मनी टर्म में। यहां पे तो हमने फैसला कर लिया था भाई ये 450 550, चूंकि ये लेटेस्ट ईयर पिछले साल की है, ये रियल है। अब फिक्स कॉस्ट के बारे में बताइए, ये 30 मिलियन क्या ये रियल है या ये फर्स्ट ईयर की है? एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन न्यू प्लान फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन वुड इंक्रीज बाय, फ्यूचर की बात हो रही है, अगले साल 30 मिलियन से बढ़ जाएगी। इसके साथ रियल टर्म का जिक्र नहीं है, इसका मतलब इसको पहले साल इन्फ्लेशन नहीं लगानी। अब देख लीजिए, उसने हमसे प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में बता दिया ये रियल टर्म में, तो हमने 1 से इन्फ्लेशन लगा दी। लेकिन फिक्स कॉस्ट के बारे में उसने कहा कि अगले साल 30 मिलियन से बढ़ेगी, इसके साथ रियल टर्म का वर्ड उसने यूज नहीं किया। सो क्वेश्चन को आपने समझना है कि पॉसिबल क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके हिसाब से मोहतात रहते हुए पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो फिक्स कॉस्ट है उसकी पहले साल की कॉस्ट 30 आ गई, ऑनवर्ड आप लास्ट ईयर कॉस्ट लीजिए और उसमें 1.05 का इन्फ्लेशन डाल दीजिए, 31.5, 07, 34.73 लीजिए जी। दिस गिव्स यू नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कितना बना जी? 127.50, 166.95, 211.18, 261.85 लीजिए जी। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारे पास आए हैं, जिसको हम इधर लेके आते हैं। 127.50, 166.95, 211.18, 261.85। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की वर्किंग में किसी पॉइंट पे आपको कोई हेल्प चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूछिए। फिक्स कॉस्ट बेटा हमने पढ़ा था कि आपको जब भी कोई वैल्यू दी जाएगी उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा क्या ये वैल्यू रियल टर्म में है या मनी टर्म में है। हमने 2 केसेस इसके आइडेंटिफाई किए थे। एग्जामिनर वैल्यू देते हुए बताएगा ये रियल टर्म में है, अगर वो बताएगा रियल टर्म में है तो इन्फ्लेशन 1 से शुरू हो जाएगी। दूसरा केस है एग्जामिनर सिर्फ वैल्यू बताएगा, जनाब जैसे हमने कहा जी पहले साल की प्राइस 550 है, अगर जुमला लिखा हुआ है पहले साल की प्राइस 550 है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन 2 से शुरू होनी है। लेकिन अगर लिखा हुआ है पहले साल की प्राइस 550 है करंट टर्म में तो इसका मतलब इन्फ्लेशन 1 से शुरू हो जाएगी। तो यहां पे उसने पहले साल की प्राइस 550 करंट टर्म नहीं गई, उसने कहा जी पिछले साल की प्राइस 550 है, तो पिछले साल का डाटा करंट टर्म डाटा ही कहलाता है। हमें तो 1 की प्राइस चाहिए तो यकीनन हमने यहां पे इन्फ्लेशन 1 से लगा दी। लेकिन फिक्स कॉस्ट के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी। फिक्स कॉस्ट में लिखा हुआ है कि भाई अगर प्लान लगाओगे तो फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 30 मिलियन, आगे ये नहीं लिखा हुआ इन रियल टर्म। अगर तो लिखा होता है इन रियल टर्म तो हम 1 से ही इन्फ्लेशन शुरू कर देते, लेकिन उसने लिखा हुआ है पहले फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन से बढ़ जाएगी तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई ये ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, 1 में इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है, ये मनी टर्म है। क्योंकि रियल टर्म में हम कैश फ्लो को तभी अज्यूम करेंगे जब उसने एक्सप्रेस किया हो, बताया हो ये रियल टर्म में है। अगर सिर्फ वैल्यू बताई हुई है कि जी पहले साल की वैल्यू ये है तो उसको मनी टर्म समझते हैं, लेकिन पहले साल की वैल्यू इन रियल टर्म ये है तो फिर रियल समझा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे उसने पहले साल की कॉस्ट बता दी है, हमने इसको पहले साल की कॉस्ट ट्रीट किया, इन्फ्लेशन आगे से लगाई। यहां पे उसने पिछले साल की प्राइस, पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट बताई है, तो हमें तो भाई 1 की चाहिए, इन्फ्लेशन यहीं से शुरू हो गई। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रीडिंग इज क्रिटिकल, क्योंकि अगर आप रीडिंग ठीक नहीं करोगे, तवज्जो से नहीं करोगे, इस तरह की छोटी सी की पॉइंट इग्नोर करके आप आसानी से 2-3 नंबर लूज कर जाओगे। सिर्फ अच्छी रीडिंग से, तवज्जो से पढ़ने से आप 2-3 नंबर की गारंटीड स्कोर को सिक्योर करते हो आप। अच्छा जी, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारे पास आ गया। इससे आगे चलते हैं। अब हमें सिर्फ टैक्सेशन निकालना है। एक नॉर्मल क्वेश्चन जो इन्वेस्टर अप्रेजल का होता है उसमें तो हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। बट ये क्वेश्चन नॉर्मल इन्वेस्टर अप्रेजल के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये किसी नए प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी नहीं है, ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की अपग्रेडेशन की बात है। तो इसकी वजह से इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट आने वाली है। एक तो नए प्लांट की डेप्रिसिएशन आनी है और दूसरा
एग्जिस्टिंग प्लांट के डिस्पोजल पे लॉस आना है कि भाई अगर ये पुराना प्लांट बेचोगे तो उसने आपको इस नोट में डाटा दिया हुआ है कि पुराने प्लांट की कैरिंग वैल्यू ये है और पैसे बेच के मिलने इतने। तो जो पैसे बेच के मिलने हैं रेजिडुअल वैल्यू वो तो हमने अकाउंट फॉर कर दिया। रेजिडुअल वैल्यू तो ऑलरेडी हम ट्रीट कर चुके हैं। डिस्पोजल से पैसा जो है ना वो ले लिया, लेकिन डिस्पोजल पे जो लॉस आएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल, उसको मैं यहाँ ट्रीट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो एडजस्टमेंट आएंगी। एक आएंगी लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ करंट एग्जिस्टिंग का वर्ड शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, एग्जिस्टिंग प्लांट, एंड देन लेस टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू प्लांट। दिस शुड गिव अस टैक्सेबल प्रॉफिट, और फिर इस पे हम टैक्स लेंगे, क्या रेट है 30% का। अच्छा जी, लॉस ऑन डिस्पोजल 50 मिलियन कैरिंग वैल्यू है, 45 मिलियन का एसेट बिका है, तो 5 मिलियन का लॉस, ये तो जीरो में आ गया। डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद लाइफ। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है? 531। ये कॉस्ट ऑफ द एसेट नहीं है, ये हमारा कैश फ्लो है। कॉस्ट ऑफ द एसेट तो बेसिकली 486 प्लस 45 है, हमने 45 माइनस किया हुआ ना, तो बेसिकली हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट में अगर लिखना चाहूं तो 486 प्लस 45, ये मेरी कॉस्ट ऑफ द एसेट है। ठीक हो गया जी? माइनस 60 रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो इसमें से, 60 रेजिडुअल वैल्यू है, और फिर इसको डिवाइड करो 4 से, तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास आएगी। तो अगर हमने लाइन छोड़ी भी है तो हम यहाँ पे इसका स्मार्टली वर्किंग प्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज वर्किंग का नंबर देके अगले पेज पे जाना पड़ा करेगा, टाइम जाया होता है। एक एक लाइन छोड़ के लिखने का एक और फायदा, हम ऐसे यहाँ पे वर्किंग देते हैं। कितनी है डेप्रिसिएशन जी? 117.75 फॉर 4 ईयर, 117.75, 117.75 एंड 117.75। लीजिए जी, डाटा कंप्लीट हो गया। अब मुझे फटाफट जरा IRR निकाल के दे रहा जी। जीरो में आने हैं, बट व्हाट इज जीरो? लॉस ऑन डिस्पोजल बिल्कुल जीरो में आना है, बट व्हाट इज जीरो? Zero is today, आज, and what is today? Read the last point. All receipts and payment would arise at the end of the year except cost of the setting up plant which would arise at the beginning of the year. मतलब प्लांट जो आप खरीद रहे हो वो कब खरीद रहे हो? आज खरीद रहे हो, लेकिन आज तारीख क्या है? 1 जनवरी, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो 1 जनवरी को आपने प्लांट खरीदा, 1 जनवरी को पुराना प्लांट बेचा, तो 1 जनवरी को आपको लॉस आ गया, टैक्स रिटर्न में कब जाएगा? जब साल खत्म होगा। फिर रिटर्न तो साल के एंड पे जाती है ना, 1 जनवरी को तो नहीं रिटर्न चली जाएगी। जिस दिन हम लॉस कमाते हैं, जिस दिन इनकम कमाते हैं, उस दिन रिटर्न थोड़ी डालते हैं, रिटर्न तो हम साल एंड होने पे डालते हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो हमें ये 45 जीरो में आया, उसको हमने जीरो में दिखा दिया, लेकिन लॉस जो है उसकी ट्रीटमेंट वो अलाउ हमें होगा जब हम रिटर्न डालेंगे एसेट बेचने के बाद। तो एसेट हमने जीरो में बेचा, उसने बेचने के बाद हम रिटर्न हम डालेंगे 1 में आके, तो 1 में इस लॉस को हम अपनी कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को, IRR बताइए फटाफट जरा जी। बेटा रेजिडुअल वैल्यू, बेटा स्ट्रेट लाइन दोबारा नहीं की, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऐसे ही होती है ना, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद लाइफ। कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारी 4531 है, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट है, रेजिडुअल वैल्यू हमारी 60 है, उसको हमने लाइफ पे डिवाइड कर दिया। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन IRR तक, और कोई चीज समझ नहीं आती पूछिए।
जी जनाब, कैश फ्लोज अगर बताए हैं, नेट कैश फ्लोज मुझे बताइए क्या आ रहे हैं। नेट क्या आ रहा है? 126.07 पॉइंट 3। जी किसी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए हो किसी कैलकुलेशन पे किसी पॉइंट पे पूछिएगा। जी बेटा, फोर्थ पॉइंट में लेटेस्ट ईयर का मतलब जो साल गुजरा है, लेटेस्ट ईयर, मोस्ट रीसेंट प्रीवियस ईयर। एनपीवी एट 5% निकाली किसी ने 159.60 पॉजिटिव और एनपीवी एट 15% 18.62 स्टिल पॉजिटिव। ओके, आईआरआर 16.32%। वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशंस को, किसी कैलकुलेशन पे कुछ एग्रीमेंट है, कोई हेल्प चाहिए पूछिए। बेटा अपनी कैलकुलेशन की एफिशिएंसी स्पीड थोड़ी बढ़ाएं भाई, काफ़ी बच्चे पीछे हैं, अभी कितने ही बच्चे एरर कैलकुलेट करके बैठे हैं, लेकिन स्टिल मैनी आर इन द प्रोसेस। इसका मतलब जो बच्चे अभी काम कर रहे हैं उनकी स्पीड बाकियों के मुकाबले काफ़ी स्लो है, विच इज़ नॉट गुड। ये तो सिंपल कैलकुलेशन का काम था, इसमें तो आपका पानी की तरह आपका फ्लो होना चाहिए। कैलकुलेशन में सोचने के लिए टाइम लगाया करें, उसको पढ़ने के लिए टाइम लगाया करें सवाल को, लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड प्लान इज रेडी, उसकी एग्जीक्यूशन में टाइम जो है मिनिमाइज करना है आपको प्रैक्टिस के साथ। अच्छा जी, इसके ज़रा मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट पे एक ज़रा क्विक नज़र। बाय द वे इसने रेट डिफरेंट लिए थे तो इसकी आईआरआर थोड़ी फ़र्क आई। अच्छा, इसमें हमने डिसीजन नहीं दिया। डिसीजन हमारा क्या है? व्हाट इज़ आवर डिसीजन?
चूंकि IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, सो प्रोजेक्ट फिजिबल है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये हमारा डिसीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट का IRR 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अच्छा, जरा मार्किंग स्कीम पे आइए रहा। फॉर योर लर्निंग, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन निकालने के 3 नंबर हैं। मतलब अगर किसी बच्चे ने सवाल इस सेल वॉल्यूम को लेके हल कर दिया तो उसने 3 नंबर कटवाए हैं, सवाल गलत नहीं हुआ। ठीक हो गया? अगर आपने इस तरह इंक्रीमेंटल सेल वॉल्यूम लिया तो 3 नंबर स्कोर कर लिए, अगर आपने वॉल्यूम इसको ट्रीट कर दिया तो आपके 3 नंबर इस सवाल में कटे हैं, सवाल गलत नहीं होता। इसके बाद इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये जो हमने लाइन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके इसको मल्टीप्लाई किया, ये जो वैल्यू निकाली 3 नंबर इसके हैं। मतलब यहाँ पे फिर समझ लीजिए, अगर यूनिट्स आपने गलत भी निकाल दी हैं लेकिन ये वैल्यू ठीक निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, अगले 3 मिलेंगे, वैल्यूज बेशक ये ना आए। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कंट्रीब्यूशन निकाला, 3 नंबर मिले आपको। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर कंट्रीब्यूशन निकाला, 6 नंबर मिले आपको। सो स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब समझिए, इससे जो चीज़ हमें समझनी है कि सवाल को कंप्लीट करना इज इंपॉर्टेंट। कोई स्टेप हमें फंसता है, कहीं पे प्रॉब्लम है, उसको बाईपास कीजिए, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन पे तवज्जो कीजिए। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट 1 नंबर, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन 1.5 नंबर। इसने एडिंग बैक टू प्रॉफिट लिखा हुआ है, दैट डज नॉट मैटर, हमारा फॉर्मेट फर्क है, हम इसको ट्रीट नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स एक्सपेंसेस सेविंग, बेसिकली ओवरऑल टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स रिलेटेड काम के आपके 3 नंबर हैं। मतलब आप समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वर्किंग हमने परफॉर्म की है, इस वर्किंग के 3 नंबर हैं, जिसमें हमने टैक्स लॉस को भी ट्रीट किया, डेप्रिसिएशन को भी ट्रीट किया और टैक्स कैलकुलेशन भी की। 3 नंबर आपके इस स्टेप के हैं बनते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड रिसीट्स फ्रॉम रेजिडुअल वैल्यूज 2.5, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, 2 कैश फ्लोज की एनपीवीज लेनी है, 3 नंबर। कंप्यूटेशन ऑफ IRR 1 नंबर, कंक्लूजन 1 नंबर। और यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम केस बताऊं, सवाल समझ नहीं आया आपको, सवाल समझ नहीं आया तो फिर भी 4.5 नंबर लिए जा सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया, आप कहानी यहाँ से शुरू करो। अज्यूम किया 100 रुपया, 20 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, पूरा कर दो, मिलेंगे ना 4.5 नंबर। तो नंबर स्कोर करना इतना आसान होता है अगर आपका इरादा है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, समझ है, ज़्यादा है, तो एग्जाम में नंबर स्कोर करना इतना ही आसान है। इस सवाल के 4 नंबर तो ऐसे आते हैं, मतलब आप 3 मिनट में 4 मिनट में 4 नंबर स्कोर करते हो। जी कोई सवाल? कमेंट्स में जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे इशू डिस्कस किया, ओवरऑल इस क्वेश्चन की परफॉर्मेंस वाज पुअर। इस सवाल में सिर्फ 26% बच्चे स्कोर कर पाए पासिंग मार्क्स, और रीजन उनकी यही रही, मोस्ट कॉमन मिस्टेक वाज स्टूडेंट डिड नॉट रियलाइज दैट इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनी। ओल्ड प्लांट के यूनिट्स नहीं लेने थे, सिर्फ करने थे हमने इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज और कॉस्ट को कंसीडर करना था। बच्चों ने 7.5 मिलियन के हिसाब से काम कर दिया। फिर कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं कि बच्चों ने IRR कैलकुलेट नहीं किया, NPV की बेस पर डिसीजन दे दिया। ये अजीब सा टैलेंट दिखाते हैं लोग। और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये एक काफ़ी एक्सपेक्टेड मिस्टेक थी कि एग्जिस्टिंग प्लांट बेचा, उस पर जो टैक्स लॉस आया 5 मिलियन का, वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया, क्योंकि ये सवाल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आया था कि भाई नई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पुराने एसेट को बेच के नया एसेट लेने वाली बात थी। तो चूंकि बात फिर वो आती है, अक्सर बच्चों की आदत होती है जो पुरानी चीज़ है उसी पैटर्न पे चीज़ों को लेकर चलना है, नई अगर चीज़ आए तो उसकी इंप्लीकेशन के बारे में नहीं सोचना। हालांकि उसने बड़ा क्लियरली नोट में यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई 50 मिलियन उसकी टैक्स कैरिंग वैल्यू है, 45 मिलियन का बिका है। तो उसने बड़ा आसानी से हाईलाइट किया हुआ था पॉइंट, बट स्टूडेंट्स दे फेल टू पिक अप दिस पॉइंट। एनीवेज, तो बहरहाल अब कल हम डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। कल हमारे पास 2 सवाल मजीद रह गए हैं, हो सकता है हम उन दोनों को कंप्लीट कर सकें, और परसों शायद हम इसको क्लोज कर रहे हैं चैप्टर को। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।